तो हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा कि क्या होता है आपका स्टेमेन, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। तो अगर आपने इसका पहले वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे ये आपका अवेलेबल है, तो एक बार पक्का चेक इसे कर लेना। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो आपका एंथर होता है, तो एंथर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे 2 थीका होते हैं एंड हर एक थीका पे 2 लोब होता है। तो उस लोब पे जब एंथर यंग होता है तो वहाँ पे आपका माइक्रोस्पोरेंजियम आ जाता है, जो आगे जाके डेवलप होता है किस पे, पॉलन सैक पे। तो जब एंथर यंग होता है मीन्स माइक्रोस्पोरेंजिया, जब इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, तो जब एंथर यंग होता है तो उसमें आ जाते हैं आपके स्पोरोजिनस टिश्यू, जो आगे जाके वही कहीं ना कहीं जाके पॉलन ग्रेन को बनाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे बनता है। आज हम पढ़ने वाले एक प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जैसे हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि जो आपका जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं। तो जैसे एंथर यंग होता है तो ये एक प्रोसेस जिसका नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है, तो जहाँ जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है आपका, वो आपका डिवाइड करना स्टार्ट करता है। कौन सा डिवीज़न होता है, ये आपका होता है मियोटिक डिवीज़न, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन डिवीज़न। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब एक वो टिश्यू का जो एक सेल है वो डिवाइड करके 4 सेल बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, मीन्स एक छोटा मोटा नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार प्लीज़ इसे देख लेना। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। तो जो सेल बनेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू से उसका प्लॉइडी क्या होगा, तो उसका जो प्लॉइडी होगा वो आपका होगा हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ आपका हुआ है मियोटिक डिवीजन हुआ है। ओके, देन एक डायग्राम गिवन आप देख पा रहे होंगे, ये आपका स्पोरेंजियम का डायग्राम गिवन है कि आपका मतलब सारे लेयर को यहाँ पे शो किया गया है। स्पोरेंजियम का एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। तो ये भी एक बार देख लेना, क्योंकि एग्जाम पे इसका डायग्राम मस्ट है, आता ही है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो इस बार जो बोर्ड हुआ था हमारा, तो उसमें ये डायग्राम आया था जो हमें बनाना था। ये आपका 2.3 का जो ए डायग्राम है उसे लेबल करने आया था, एंड देन सबका फंक्शन लिखना था जो हमें 5 मार्क्स देता। तो ये भी क्वेश्चन आया था, तो एक बार पक्का डायग्राम देख लेना आप। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell। तो जो भी सेल प्रोड्यूस होता है स्पोरोजेनस टिश्यू से, वो क्या होता है, एक पोटेंशियल पॉलन होता है। मतलब उस सेल से पॉलन, उस सेल पे पॉलन ग्रेन बनाने की क्षमता होती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पॉलन मदर सेल कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब एंथर यंग होता है तो वहाँ होता है आपका स्पोरोजेनस टिश्यू। तो जैसे जैसे एंथर यंग होता है, जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो मियोटिक डिवीजन होता है, यानी उसका रिडक्शन डिवीजन होता है। और वो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, मीन्स वो टिश्यू है मतलब ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है, तो उसके हर एक सेल आपके किस में जाते हैं, रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं। और हर एक सेल 4 सेल बनाता है। तो वो जो 4 सेल बना रहा है, तो हर सेल पे क्या पोटेंशियल है कि एक पॉलन ग्रेन को वो बना सकता है, मीन्स एक सेल एक पॉलन ग्रेन को बना सकता है। तो होप करता हूँ समझ में आया होगा। The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर का वर्ड यूज़ हुआ है वो वहाँ पे क्या बताना चाहता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन इसका मतलब होता है, मीन्स वो जो आपके पॉलन टेट्राड से पॉलन ग्रेन बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, इसमें होता है आपका मियोटिक सेल डिवीजन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आप अंडरलाइन कर लेना। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जैसे वो 4 आपका जो सेल डिवाइड होके जो माइक्रोस्पोर टेट्रा से जो सेल डिवाइड होता है, तो वो भी एक क्लस्टर पे मतलब एक इकट्ठा होके स्पोरेंजियम के अंदर स्टोर हो जाता है। मीन्स जो सेल डिवाइड हुआ था, ऐसा नहीं कि डिवाइड होने के बाद तुरंत वो बाहर निकलता है पॉलिनेशन के लिए, नहीं, वो जो आपका है वो क्लस्टर पे सेव हो जाता है ताकि उसका फर्दर डेवलपमेंट हो। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स द माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड इस क्लस्टर को क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop the pollen grain। तो जैसे एंथर पूरा मेच्योर हो जाता है तो क्या होता है, वो जो स्पोरेंजियम के जो आपके जो वॉल होते हैं आपके एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल एंड टैपेटम, तो वो आपके टूटने स्टार्ट होते हैं, जिससे जो पॉलन ग्रेन है वो स्टार्ट हो जाता है निकलना वहाँ से पॉलिनेशन के लिए। तो पॉलिनेशन क्या होता है, बस इतना जान लीजिए कि जैसे हमारा गैमेट का फ्यूजन होता है फीमेल बॉडी में, उसी तरह यहाँ पॉलिनेशन पे
मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट से। तो पॉलिनेशन का सिंपल मतलब यही है, एंड आगे हम इसे बहुत ही अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Inside each microsporangium, several thousand of microspore pollen grain are formed that are released within the dehiscence of anther। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों पोलन ग्रेन रहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम एक टिश्यू है जो कि ग्रुप ऑफ सेल से बना रहता है। टिश्यू का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ सेल, और उसके हर एक सेल 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहे हैं। तो वो जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स का अवेलेबल रहता है। अब हम पढ़ने वाले पोलन ग्रेन के बारे पे। जैसे हमने देखा भी था कि पोलन ग्रेन फॉर्मेशन कैसे हुआ, अब हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन है क्या। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। तो प्लांट किंगडम पे जो आपका पोलन ग्रेन होता है वो आपका क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस ऑफ और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश स्पॉटी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। तो जैसा अगर आपके घर पे अगर फूल होगा हिबिस्कस का, या फिर जिसे हम अड़हुल का फूल बोलते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, आप देखते होंगे कि वहाँ पे कुछ येलो येलो पॉटी सब्सटेंस लगे हुए रहते हैं। तो वो और कुछ नहीं, वो पोलन ग्रेन ही है। तो अगर आप चेक कर सकते हैं आपके घर में अगर वो फ्लावर है तो यहाँ पे एक गिवन स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन इन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्पोर। तो ये कुछ एक्टिविटी पार्ट है जिसे हम अभी स्किप कर देते हैं। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो जो पोलन ग्रेन है वो आपका कैसे स्ट्रक्चर होता है, वो आपका स्फेरिकल शेप का रहता है, एंड उसका डायमीटर क्या होता है, उसका डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर के करीब रहता है। तो ये भी एग्जाम पे आ सकता है क्वेश्चन। इट इज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। तो जो पोलन ग्रेन पे कितना लेयर वॉल होते हैं, इसमें 2 लेयर वॉल होते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ गाइस इसे अंडरलाइन कर लेना एंड अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना। मैं जल्द ही आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे ही होगा मैं आपको सारे वीडियो के लिंक पे उसका जो PDF नोट है उसका मैं लिंक आपको डाल दूँगा। द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। तो जो बाहरी का लेयर होता है पोलन ग्रेन का उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, जो किससे बना रहता है, स्पोरोपोलिन से। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिकल सब्सटेंस का नाम किससे बना रहता है, तो उसका नाम है स्पोरोपोलिन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। तो अभी तक में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल को क्या मिला है हमें, स्पोरोपोलिन, जो हाई टेम्परेचर या फिर बहुत ही एडवर्स एक्सटर्नल कंडीशन को टॉलरेट कर पाता है। केमिकल का आपका जो किससे बना है, ये बना है आपके स्पोरोपोलिन से। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन एज फार इज नोन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपरेचर कॉल्ड जम्पोर। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं एक डायग्राम को सबको समझाना चाहूँगा। ये जो आप सपोज कीजिए ये है आपका पोलन ग्रेन, एंड आपका जो बाहरी लेयर है वो बना हुआ है आपका स्पोरोपोलिन से। तो यहाँ पे कुछ कुछ तो हम इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं कि ये क्या होता है आपका जम्पोर। तो बाहर की स्ट्रक्चर में कुछ कुछ जगह पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहता है, वहाँ स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं। तो उसका क्या काम है अभी आगे देखेंगे, बस आप ये समझिए कि वो जो स्मॉल होल्स प्रेजेंट है एक्साइन पे उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे, सॉरी, उसे हम कहेंगे जर्म पोर। तो उस पर आपका स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहता है उस जर्म पोर पे। वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, pollen grain are well preserved as fossils because of the presence of स्पोरोपोलिन। तो पोलन ग्रेन ये मतलब जैसे पोलन ग्रेन रिलीज होता है आपके फ्लावर से, तो वो सेफ रहता है क्योंकि वो उसमें पोलन ग्रेन स्पोरोपोलिन का प्रेजेंस रहता है, जो कि उसे एडवर्स कंडीशन से बचाता है। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। तो हर एक डिफरेंट फ्लावर स्पीसीज के डिफरेंट स्पोरोपोलिन के मीन्स पैटर्न होता है एक्साइन का, डिफरेंट स्पीसीज पे डिपेंड करता है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। तो बाहर का वॉल का नाम था आपका एक्साइन, अंदर का वॉल का नाम है आपका इंटाइन। तो बाहर का वॉल बना हुआ रहता है आपका स्पोरोपोलिन से, जो कि अभी तक में सबसे ज़्यादा हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसे कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाता है। और अंदर का वॉल का नाम है आपका इंटाइन। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। जो एक्साइन होता है उसमें बीच बीच में कंटिन्यूस वो फिल्म नहीं बनाता है, वहाँ बीच बीच में कहीं पोर बचे रहते हैं जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। बट जो एंटाइन होता है वो आपका कंटिन्यूस थिन मेम्ब्रेन रहता है, जो कि मतलब कहीं भी वो उसका पोर नहीं होता है। एंड वो किससे बना रहता है, वो बना रहता है आपका सेलुलोज एंड पेक्टिन से। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का वो किससे कवर रहता है, वो कवर रहता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। when the pollen grain mature it contains two cells। तो जब pollen grain mature होता है उसमें 2 सेल रहते हैं, एक का नाम होता है वेजिटेटिव सेल एंड अनदर का नाम होता है जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे 2 तरह का सेल है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल।
तो ये जो आप ये जो डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो ये वेजिटेटिव सेल का ये न्यूक्लियस है एंड जनरेटिव सेल का ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे 2 सेल देख पा रहे होंगे आप, ये जो कंपार्टमेंट बटा हुआ है। तो ऊपर वाले सेल हो गया आपका वेजिटेटिव सेल और ये हो गया आपका जनरेटिव सेल, एंड उसका जो रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई है वो आप देख पा रहे होंगे। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियाई। तो जो आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई होता है वो बहुत ही इरेगुलर शेप का रहता है, एंड इसमें अब क्या होता है आपका फूड और रिजर्व रहता है, जबकि जनरेटिव सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इसका मतलब क्या हुआ, जो जनरेटिव सेल है, तो आप देख पा रहे होंगे जो वेजिटेटिव सेल है उसी के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियाई है वो कहाँ फ्लोट करता है, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो कोई भी डाउट होती है फ्रेंड, प्लीज़ मुझे कमेंट करें या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। इट इज़ स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड नया न्यूक्लियस। तो ये कैसा शेप का रहता है, ये आपका होता है स्पिंडल शेप का। आप देख पा रहे होंगे ये स्पिंडल शेप का है, एंड इसमें ये डेंस साइटोप्लाज्म ये रहता है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस रहता है जनरेटिव सेल का। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर सेट एट 2 सेल स्टेज। तो बहुत सारे फ्लावर पे मीन 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में जब पॉलन ग्रेन स्टेमन से निकलता है तो वहाँ पे 2 ही सेल रहते हैं, बट जो रेस्ट 40% है उसमें आपके 3 सेल स्टेज रहते हैं, जो हम आगे अभी देखेंगे। In the remaining species, the generative cell divide mitotically to give rise the 2 male gamete before pollen grain are shed। तो जो रेस्ट 40% उसमें क्या होता है, वहाँ पे जो आपका जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड होता है 2 मेल गैमेट में, जिसके कारण 3 सेल स्टेज जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। पहला न्यूक्लियाई ये, एंड ये जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देता है। तो 40% पे ये कुछ खास होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। Pollen grain of many species cause several allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to the chorionic respiratory disorder। तो यहाँ पे जो pollen grain है वो आपका बहुत सारे इन्फेक्शन भी करते हैं, एलर्जी भी करते हैं। तो कुछ कुछ जो कॉमन के नाम दिए हुए हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that come into India as a contaminant with imported weed has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। तो जो हमारा जो मतलब जो हमारा जैसे हम पहले हम जैसे वीट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो इंपोर्ट की तरफ से जब जैसे यूएसए से आता था तो एक जो स्पीसीज है कैरोट ग्रास के जिसका नाम पार्थेनियम है, तो वो पॉलन एनर्जी को स्प्रेड करता है ऐसा माना जाता है। तो ये कैसे आया था, ये आपका यूएसए से जो हम वीट एक्सपोर्ट कराते थे उस कारण ये इंडिया पे आ गया था, जो कि बहुत ही पॉलन एनर्जी करता है। तो आज हम बस पढ़ने वाले हैं पॉलन तक, एंड देन हम